नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास हिस्ट्री का जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, इस चैप्टर के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर पे ऑलरेडी एमसीक्यू क्वेश्चन का एक वीडियो बना चुका हूँ। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 बन चुकी है जिसमें 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ और इसमें भी 20 समझाऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि 11th क्लास और 12th क्लास हिस्ट्री पोल साइंस के जितने भी सिलेबस है उसको यहाँ पे कवर करवाया जा रहा है और एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियोस बहुत तेजी से अपलोड हो रहे हैं। तो यार चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 20 एमसीक्यू क्वेश्चन समझाने वाला हूं, जिसमें से 5 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को खुद बताना है और बाकी 15 क्वेश्चन का आंसर मैं खुद दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मृच्छकटिकम नामक नाटक का लेखक कौन था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है शूद्रक, ऑप्शन बी है विशाखदत्त, ऑप्शन सी है कौटिल्य और ऑप्शन डी है मैक्सथनीज। गाइस इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा शूद्रक। जो मृच्छकटिकम के जो लेखक थे वो शूद्रक थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुस्मृति में माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति में विशेष भाग का अधिकारी था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे हमें बताना है कि माता पिता के मरने के बाद संपत्ति पे विशेष अधिकार किसको मिलता था। तो ऑप्शन है सबसे छोटा पुत्र, ऑप्शन बी है ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ यानी कि सबसे बड़ा पुत्र जो है। ठीक है, ऑप्शन सी है सबसे बड़ी पुत्री और ऑप्शन डी है जमाता। तो गाइस इसमें जो ऑप्शन बी दिया गया है ज्येष्ठ पुत्र वो सही उत्तर होगा, क्योंकि माता पिता के मरने के बाद सबसे ज्येष्ठ पुत्र को विशेष भाग का भागीदारी माना जाता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राचीन काल में निम्न महिला के संपत्ति पर अधिकार होने का उदाहरण मिलता है। मतलब इसमें हमें बताना है कि कौन सी ऐसी महिला थी जिसका संपत्ति पर अधिकार था। ठीक है, ऑप्शन ए है द्रौपदी, ऑप्शन बी है माद्री, ऑप्शन सी है प्रभावती गुप्त और ऑप्शन डी है राजश्री। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है प्रभावती। प्रभावती गुप्त जो थी उसने संपत्ति पर अधिकार किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक कौन सा अंश है? मतलब इसमें हमें बताना है कि महाभारत का जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक भाग जिसमें उपदेश देने वाली चीजों का वर्णन किया गया है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है भगवद गीता, ऑप्शन बी है शुद्ध पिटक, ऑप्शन सी है मनुस्मृति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा वो है भगवद गीता। ठीक है, भगवद गीता जो है वो महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पांडवों की सहपत्नी कौन थी? ऑप्शन ए दिया गया है प्रभावती गुप्त, ऑप्शन बी गौतमी, ऑप्शन सी द्रौपदी और ऑप्शन डी दित्य है। यहाँ पे सहपत्नी यानी कि सभी पांडवों की एक पत्नी थी, उसका नाम बताना है तो वो थी द्रौपदी, है ना। 5 पांडवों की पत्नी थी ये द्रौपदी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, असंस्कृत भाषी शक लोगों को क्या कहकर हे की दृष्टि से देखा जाता था? यानी कि इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जिनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था, वो जो शक शासक जो मध्य एशिया से आए थे उनको क्या कहकर भेदभावपूर्ण दृष्टि से देखा जाता था? तो ऑप्शन ए है निषाद, ऑप्शन बी है मलेच, ऑप्शन सी है वणिक और ऑप्शन डी है कण्व। गाइस इसका जो सही उत्तर है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे। निम्नलिखित शासक एक इसका अपवाद है। मतलब कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं भारतीय इतिहास में जो बात को दर्शाता है कि क्षत्रिय ही शासक नहीं बन सकते थे, बल्कि दूसरे कुल के व्यक्ति भी शासक बन सकते थे। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है शुंग, ऑप्शन बी है कण्व, ऑप्शन सी है सातवाहन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, उपरोक्त सभी यहाँ पे ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, क्योंकि शुंग, कण्व और सातवाहन ये तीनों ही क्या थे, अपने आप को ब्राह्मण मानते थे, मतलब ब्राह्मण थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जाति व्यवस्था में सबसे निचला दर्जा प्राप्त था। मतलब यहाँ पे हमें बताना है कि जाति व्यवस्था में सबसे निचला दर्जा किसे प्राप्त था। ऑप्शन ए है अस्पृश्यों को, ऑप्शन बी है वैश्यों को, ऑप्शन सी क्षत्रियों को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वैसे इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अस्पृश्य, यानी कि जिसको हम चांडाल भी कहते हैं। तो चांडालों को जाति व्यवस्था में सबसे निचला दर्जा प्राप्त था। इनको गाँव में नगरों में चलने फिरने का भी अधिकार नहीं था, ये सारी चीज़ें मतलब। और इसके अलावा गांव और नगरों में आते थे तो उनको करताल बजा के अपने आने का संकेत देना होता था। लोग इनको देखना तक पसंद नहीं करते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुपति प्रथा प्रचलित थी। ऑप्शन ए है कौरवों में, ऑप्शन बी पांडवों में, ऑप्शन सी सातवाहनों में और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए बहुपति जो प्रथा प्रचलित थी वो पांडवों में प्रचलित थी और पांडवों की एक रानी थी जिसका नाम था द्रौपदी और द्रौपदी के 5 पति थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गोत्र का आधार क्या था? ऑप्शन ए पिता का नाम, ऑप्शन बी माता का नाम, ऑप्शन सी किसी वैदिक ऋषि का नाम, ऑप्शन डी राज्य का नाम। तो गाइस जो गोत्र का आधार होता था वो वैदिक ऋषि होता था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी किसी वैदिक ऋषि का नाम सही उत्तर होगा।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है सबसे महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, हमें बताना है कि सबसे महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है मनुस्मृति, ऑप्शन बी है महाभारत, ऑप्शन सी है ऋग्वेद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, सबसे प्रसिद्ध जो धर्मशास्त्र है वो मनुस्मृति को माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है पुत्रियों के संदर्भ में पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य था। ऑप्शन ए है अंतर्विवाह, ऑप्शन बी है संपत्ति पर अधिकार, ऑप्शन सी है कन्यादान और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, पुत्री के संदर्भ में जो पिता का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होता था वो था कन्यादान, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है प्राचीन काल में अधिकांश राजवंश निम्न प्रणाली का अनुसरण करते थे। ऑप्शन ए है मातृवांशिकता, ऑप्शन बी पितृवांशिकता, ऑप्शन सी भातृवांशिकता और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्राचीन भारत में अधिकांश राजवंश पितृवांशिकता व्यवस्था का पालन करते थे, मतलब पिता के मरने के बाद जो उसका पुत्र होता था वही उसका उत्तराधिकारी बनता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है महाभारत का मूल पाठ किस भाषा में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है पाली भाषा, ऑप्शन बी है प्राकृत भाषा, ऑप्शन सी तमिल भाषा और ऑप्शन डी संस्कृत भाषा। तो गाइस, जिस महाभारत को हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो भाषा है, मतलब उसकी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दुर्योधन तथा उसके भाई क्या कहलाते थे। ठीक है, ऑप्शन ए है कौरव, ऑप्शन बी पांडव, ऑप्शन सी मलेच्छ और ऑप्शन डी निषाद। तो गाइस, इस 15वें क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कौन से शासक अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते थे। ऑप्शन ए है मौर्य शासक, ऑप्शन बी सातवाहन शासक, ऑप्शन सी गुप्त शासक या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, जो सातवाहन शासक थे वो क्या करते थे, अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाया करते थे, है ना। तो इसमें ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। जैसे कि आप लोगों ने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी का नाम सुना होगा, तो यहाँ पे गौतमी क्या है, उसकी माता का नाम है और श्री सातकर्णी शासक का नाम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है मध्य एशिया से भारत आए शक वंश के शासक को ब्राह्मण क्या बुलाते थे। तो ऑप्शन ए है मलेच्छ, ऑप्शन बी बर्बर और ऑप्शन सी है अन्य देशी और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो गाइस, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मध्य एशिया से जो शक शासक आए थे उनको ब्राह्मण, मलेच्छ, बर्बर तथा अन्य देशी कह के बुलाया करते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है मनुस्मृति से महाभारत में श्लोकों को कब जोड़ा गया था, मतलब कब शामिल किया गया था। ऑप्शन ए है 200 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 200 ईस्वी से 400 ईस्वी, ऑप्शन सी है 400 ईस्वी से 500 ईस्वी और ऑप्शन डी है 500 ईसा पूर्व। तो गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को कमेंट में बताना है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाभारत नामक ग्रंथ पर किसका अधिकार हो गया था। ठीक है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते आते तो महाभारत पर किसका अधिकार हो गया था, यानी कि किसने लिखना शुरू किया था इस ग्रंथ को, तो उसकी बात यहाँ पे की गई है। ऑप्शन ए है भाट सारथी, ऑप्शन बी वेद व्यास, ऑप्शन सी ब्राह्मण और ऑप्शन डी क्षत्रिय। तो 500 ईसा पूर्व या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते आते तक महाभारत पे ब्राह्मणों का अधिकार हो गया था, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कुरु जनपद की राजधानी क्या थी। तो महाभारत में जो युद्ध हुआ था वो कुरु जनपद की राजधानी को लेकर ही युद्ध हुआ था और यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है मेरठ, ऑप्शन बी हस्तिनापुर, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी गंधार। तो गाइस, इस 20वें क्वेश्चन के आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, तीसरे चैप्टर जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, इस चैप्टर के आप लोगों को 20 एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो में और इससे पहले जो एक वीडियो आई थी उसमें भी 20 क्वेश्चन समझा दिया गया है, मतलब टोटल 40 क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। बाकी अब अगले चैप्टर की जो एमसीक्यू वीडियो है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो यार, अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।